बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वी न्यूज़ से मैं हूं फैसल कमाल पाशा और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब शुएब शाहीन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रोमिनेंट लॉयर हैं। आज ये जो सिविलियंस का जो ट्रायल है जिसको बहाल कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, इस पर बात करेंगे जनाब शुएब शाहीन साहब से। सर, पहले तो ये बताइएगा कि अब आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है इसके नतीजे में जो ट्रायल्स हैं वो दोबारा से रिज्यूम हो जाएंगे फौजी अदालतों में? जी, बज़ाहिर तो ऐसे ही लगता है, लेकिन ये काबिल अफसोस खबर है, ये काबिल अफसोस आर्डर है। ये नहीं होना चाहिए था, इसलिए कि अटॉर्नी जनरल ऑलरेडी खुद लिख के दे चुके हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता तो हम इसका ट्रायल स्टार्ट नहीं करेंगे, जो ओरिजिनल केस था। और उसके बाद वो ट्रायल अल्ट्रा वारिस एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गया। तो मेरा ख्याल है कि वही प्रिंसिपल यहाँ इन केसेस में भी एप्लीकेबल होना चाहिए था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट फाइनल फैसला नहीं करती तब तक ट्रायल का स्टार्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, एक नई कंट्रोवर्सी भी स्टार्ट हो गई है कि वो जो डिसीजन था जो इलीगल डिक्लेयर किया गया था सिविलियंस का, जो ट्रायल फौजी अदालतों में चल रहा था, वो 5 जजों ने किया था। आज जो इसको रोका गया है ये भी 5 जजों ने किया है। तो ये जो पैरिटी है ये क्या इस फैसले के ऊपर सवाल उठाएगी? जी बिल्कुल उठाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं कि कोई लार्जर बेंच ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सेटिसाइड कर सकता है, वेरी कर सकता है या चेंज कर सकता है, लेकिन बराबर का जज उस फैसले को चेंज नहीं कर सकता। तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर बड़े संजीदगी से सोचने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट का एक्चुअल वो जो नीचे वाला फैसला है वो बरकरार रहेगा अनटिल एंड अनलेस कि सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच उसको सस्पेंड करे या सेटिसाइड करे। सरदार तारिक मसूद साहब जो हैं उन्होंने आज सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जी हमारे 23 फौजी जवान शहीद हुए हैं, तो क्या उनमें जो सिविलियन मुलव्वस हैं उनका ट्रायल जो है वो आम अदालतों में होगा या उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा? ये सवाल उन्होंने उठाया। आप इस बारे में क्या समझते हैं? देखिए, कानून इस बारे में बड़ा वाज़ेह है। जब आपने 2015 में और 2017 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड की थी, उस वक्त आपने दहशतगर्दों के लिए पहले 2 साल और फिर मजीद 2 साल के लिए आपने कवानीन बनाए थे और आइन में लिखा था कि जी हम इसको 2 साल फिर फर्दर 2 साल के लिए उसमें सनसेट क्लास डाल दी थी कि हम मिलिट्री कोर्ट्स बनाएंगे। लेकिन उन मिलिट्री कोर्ट्स के इख्तिताम के बाद आज अगर कोई भी जुर्म करेगा आपके पास कानूनी रास्ता मौजूद है, आप उसके खिलाफ प्रोसीड करें। दहशतगर्दी की अदालतें किस लिए? तो आप उसमें कर सकते हैं। उसमें ये कहाँ लिखा हुआ है कि आप उनको उठा करके फौजी अदालतों में ले आएंगे? आप अपने जुडिशियल सिस्टम को मजबूत करें, आप सिविलियन जुडिशियल सिस्टम जो है उसको मजबूत करें। आपको किसने मना किया है? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मजबूत करें, उसके तो किसी ने पाबंदी नहीं लगाई। लेकिन ये कहना कि आप पॉलिटिकल वर्कर्स को उठाएं और जाकर जेलों में बंद कर दें, उनको तशद्दुद करें, उनसे कन्फेशन। लेकिन सर, ये जो जुडिशियल और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की आप रेक्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं, ये तो एक लॉन्ग टर्म चीज है, जबकि ये एक शॉर्ट टर्म है कि अभी जो आपने पकड़े हैं उनको आप मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करेंगे। क्यों लॉन्ग टर्म है? 76 साल आपके हो चुके हैं जी। आपका ये लॉ 52 का है। सिविलियन का ट्रायल आपने मार्शल लॉ के जमाने में 67 में ये ऐड किया था। तो 67 से लेकर आज तक कितनी आपका हो गया है? 50 साल तो आपने गुजार दिए। 50 साल में आपने अगर जुडिशियल सिस्टम को ठीक नहीं करना, जस्टिस सिस्टम को ठीक नहीं करना, 76 साल से अगर नहीं करना तो आइंदा 76 साल और हम इसी तरह बैठे रहेंगे। आप करें, उसमें किसने मना किया है? कानून के मुताबिक उनको हर एक को एतमाद में लाएं, आगे लाएं। आपका 73 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटीज दी है सिविलियंस को। कॉन्स्टिट्यूशन आपका एक सोशल कॉन्टैक्ट है बिटवीन द स्टेट एज वेल एज बिटवीन द इंडिविजुअल्स। तो इंडिविजुअल्स के लोगों के बुनियादी हुकूक का ये तो नहीं है कि आप कहें कि नहीं जनाब इसके ऊपर इल्जाम लग गया कि इसने मिलिट्री के ऊपर अटैक कर दिया है, लिहाजा उसको उठा करके आप बगैर किसी ट्रायल के, बगैर ड्यू प्रोसेस के उसको उठा के सजाए मौत दे दें। ये नहीं हो सकता। हर एक का कानून और आइन के मुताबिक एक तरीकाकार है, उसके मुताबिक ही चलना पड़ेगा आपको। मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के हवाले से भी आज काफी बातचीत हुई। एतजाज एहसन साहब ने ये नुक्ता उठाया कि जनाब वो 253 लोग थे जिनके एग्जामिन किए जस्टिस वकार सेठ मरहूम ने, मुकदमात को उन्होंने एग्जामिन किया, तो उसमें सिर्फ एक गिल्टी का लफ्ज लिख के तो उनको कन्विक्ट कर दिया गया। आप क्या समझते हैं कि मिलिट्री कोर्ट में जो ट्रायल होता है उसमें ड्यू प्रोसेस नहीं होता? जी बिल्कुल नहीं होता। ड्यू प्रोसेस कैसे हो सकता है? सबसे पहली बात तो है कि मेजर या कर्नल वो केस को सुन रहा है, मुझे बता दें कि वो उसका तो क्वालिफाइड ही नहीं होता, उसको तो लॉ का पता ही नहीं है, वो ट्रायल कैसे करेगा? फिर वहां क्रॉस एग्जामिनेशन का आपको मौका ही नहीं मिलता और फिर वहां आपको अपनी चॉइस का वकील करने की भी इजाजत नहीं होती। इसलिए मिलिट्री ट्रायल में 99% वो अपने कन्फेशन स्टेटमेंट के ऊपर रिलाय करते हैं और कन्फेशन स्टेटमेंट जोर जबरदस्ती से ली होती है। तो वो ड्यू प्रोसेस नहीं है, वो कानून के मुताबिक नहीं है। इसलिए
اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بنیادی حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے، ڈیو پروسیس ہونا چاہیے. اگر کسی کے خلاف الزام ہے تو قانون قاعدے کے مطابق ان کے خلاف پروسیڈنگ ہونی چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کی کیا حکمت عملی ہوگی اس فیصلے کے بعد؟ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف تو آلریڈی اس پہ ڈیٹرمن کر چکی ہے. وہ تو آلریڈی پٹیشنر تھے عمران خان صاحب اس کیس میں. جی. وہ الگ بات ہے کہ ان کا کیس الگ کر دیا گیا، لیکن یہ جوائنٹ پٹیشن آ گئی اور ایکسیپٹ ہو گئی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس سارے ایشوز کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف نے تو آلریڈی یہ ڈیٹرمن کر دیا ہے اور یہ لکھ کے دے دیا ہے کہ یہ فوجی عدالتوں میں یہ ان کے کیسز نہیں چلنے چاہیے. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا.